हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज अपन आगे की पढ़ाई करते हैं अपने अध्ययन को। अब अपना दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण कौन सा है? आदर्शवाद। क्या है? आदर्शवाद। आदर्शवादियों ने कौन कौन सी शिक्षण विधियां ली, पाठ्यक्रम का आधार क्या रखा, वो पढ़ेंगे अब। ठीक है। आदर्शवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म। आइडिया का मतलब क्या होता है? आइडिया का मतलब क्या होता है? कोई भी विचार। ठीक है। और इस्म का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, इस्म का मतलब होता है कोई भी वाद या सिद्धांत। इस्म और आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। इस्म का मतलब क्या होता है? कोई भी वाद या सिद्धांत। अब इस आदर्शवाद या आइडियलिज्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्लेटो के विचारवादी प्लेटो की विचारधारा के विचारवादी सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आदर्शवाद की प्लेटो की विचारधारा के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। अब ये जो विचारवादी सिद्धांत है, ये विचारवादी सिद्धांत प्लेटो के बुक का नाम है। ठीक है। आइडियलिज्म समझ में आ गया। आइडिया यानी विचार और इज्म यानी वाद या सिद्धांत, यानी कि जो भी नए विचार आते हैं, जो भी आदर्शवादी विचार होते हैं, उनके बारे में जो सिद्धांत पढ़े जाते हैं वो क्या हुए? आदर्शवाद। आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के विचारधारा के विचारवादी सिद्धांत से हुई है। विचार के बारे में जो भी आदर्शवादी विचारों के बारे में जो भी सिद्धांत पढ़े जाते हैं वो आदर्शवाद कहलाते हैं। अब इसके प्रतिपादक कौन थे? आदर्शवाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन कौन थे? इसके प्रतिपादक प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, सुकरात, डेकार्ड आदि। ठीक है। इसके प्रतिपादक कौन कौन है? प्लेटो, अरस्तु, कांट, सुकरात, डेकार्ड आदि। अब ये क्या कहते हैं कि आदर्शवादियों का मानना है कि विचारों, सत्यों, मूल्यों, इन आधारों पर क्या किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम का आधार क्या रखा इन्होंने? पाठ्यक्रम का आधार क्या बनाया? ठीक है। मानव के या व्यक्ति के या किसी आदर्शवादियों का मानना था कि जो मानव के, आदर्शवादियों ने पाठ्यक्रम का आधार क्या रखा? मानव के विचारों, आदर्शों, मूल्यों, सत्यों, इनको आधार माना कि इनके आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर किसका निर्माण होना चाहिए? पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इनके आधार पर, आदि के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए।
मानव के विचारों, आदर्शों, मूल्यों, सत्यों आदि के आधार पर क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा आदर्शवादी जो होते हैं वो बालक के वर्तमान अनुभवों की अपेक्षा समस्त मानव जाति के अनुभवों पर विश्वास करते थे। आदर्शवादी क्या करते थे, आदर्शवादी मानव के अनुभवों की अपेक्षा, मतलब एक ही व्यक्ति के अनुभव नहीं होने चाहिए, मानव के अनुभव की अपेक्षा समस्त मानव जाति समस्त मानव जाति के अनुभवों को अधिक महत्व देते थे। क्या करते हैं, मानव के अनुभव की अपेक्षा समस्त मानव जाति के अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। आदर्शवादी तो यहाँ तक कहते थे कि आदर्शवादियों की एक जो भावना थी या एक जो स्लोगन था उनका वो ये था कि वो विश्वास करते थे आदर्शवादी सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम पर ये इनका एक स्लोगन था कि ये चाहते थे कि व्यक्ति का चरित्र जो हो है ना वो कैसा हो, सत्यम शिवम सुंदरम के अनुसार किया जाए। इसलिए वो क्या चाहते थे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे गांधी जी के विचार है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचार है, वो उनकी जो कहानियां हैं वो बच्चों को सुनाई जाए ताकि उनमें क्या हो, उनके जैसा आदर्श, उनकी जैसी नैतिकता उनमें आ सके। इसलिए वो किस बात पर जोर देते थे, उनका स्लोगन क्या था, सत्यम शिवम सुंदरम का उनका स्लोगन था। अब आदर्शवादी जो थे वो अपने पाठ्यक्रम के लिए किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते थे वो लिख लेते। शिक्षण विधियां, पहली आती है मौखिक शिक्षण विधि, फिर है संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, प्लेटो। ठीक है, ये इनके क्या थे, प्रतिपादक। प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, सुकरात। मौखिक विधि, संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि और लास्ट है आगम निगमन विधि। आगमन निगमन विधि, इसके प्रतिपादक कौन थे, अरस्तु। पता होना चाहिए कि कौन सी चीज के कौन प्रतिपादक है। संवाद विधि के प्लेटो, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात, आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु। आप हर सब्जेक्ट में आगमन निगमन विधि पढ़ते हैं कि आगमन इंडक्टिव मेथड क्या होता है, आगमन और निगमन विधि क्या होती है। तो उसमें क्या होता है कि आगमन यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। एक बार मैं आगमन निगमन विधि आपको बता देती हूँ। जिसके प्रतिपादक अरस्तु है। आगमन विधि क्या होती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। कहाँ से, विशिष्ट से
सामान्य की ओर। यानी कि पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उदाहरण से धीरे धीरे आपको चैप्टर पर लाया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। यानी कि पहले जो है सरल चीजें सिखाई जाती हैं और फिर कठिन चीजें सिखाई जाती है। किस में होता है, निगमन विधि में होता है। और आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं बच्चों को समझने के लिए, फिर सरल की ओर आते हैं। यानी ये कठिन से सरल की ओर चलती है और ये सरल से कठिन की ओर चलती है। प्रतिपादक कौन थे, अरस्तु थे। अब शिक्षण विधियों के बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को शामिल किया। पाठ्यक्रम, आदर्शवादियों ने क्या किया कि पाठ्यक्रम को दो आधारों पर बांटा। पाठ्यक्रम को दो आधारों पर बांटा, जिसमें एक था परा और दूसरा था अपरा। ठीक है, क्या बांटा, एक था परा और दूसरा था अपरा। परा में धर्म और आध्यात्मिकता की बातें की। किसकी की, धर्म और आध्यात्मिकता की। परा में किसकी बातें की, धर्म और आध्यात्मिकता की। अपरा में किसकी बातें की, भूगोल की, चिकित्सा शास्त्र की और नक्षत्र की। भूगोल, चिकित्सा और नक्षत्र की बातें की। ठीक है, पाठ्यक्रम को उन्होंने, आदर्शवादियों ने दो आधार पर बांटा, एक परा एक अपरा। परा में उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता वाली विषय वस्तुओं को लिया, अपरा में भूगोल, चिकित्सा और नक्षत्र जैसे विषयों को लिया। उसके बाद प्लेटो ने पाठ्यक्रम को प्लेटो के अनुसार यदि पाठ्यक्रम को देखें तो प्लेटो ने क्या किया कि पाठ्यक्रम को तीन आधारों पर बांटा। ठीक है, पहला बांटा उन्होंने बौद्धिक, फिर कलात्मक, बौद्धिकता, कलात्मकता, नैतिकता, तीन आधारों पर उन्होंने बांटा। उन्होंने बौद्धिकता में जो है भाषा, साहित्य, भूगोल, इतिहास, इन विषयों को शामिल किया। ठीक है, कलात्मकता में उन्होंने क्या किया, संगीत और कविता। नैतिकता में उन्होंने क्या किया होगा, नैतिकता खुद ही अंडरस्टूड शब्द है कि नैतिकता क्या होती है कि आध्यात्मिकता, धर्म की बातें जिसमें होती हो। आध्यात्मिकता और धर्म। प्लेटो ने, वैसे आदर्शवादियों ने अपने पाठ्यक्रम को दो आधारों पर बांटा, परा अपरा। प्लेटो अपने पाठ्यक्रम को कितने आधारों पर बांटता है, तीन आधारों पर बांटते हैं, बौद्धिकता, कलात्मकता, नैतिकता। बौद्धिकता क्या होती है, भाषा, साहित्य, भूगोल, इतिहास, इन विषयों को उन्होंने किसमें रखा, बौद्धिकता में। क्यों, क्योंकि इसमें दिमाग चाहिए होता है। कलात्मकता आपकी कला से संबंधित है, तो संगीत, कविता, ये सब चीजें किसमें रखी, कलात्मकता में। नैतिकता जो आप खुद ही समझते हैं कि उसमें आध्यात्मिकता और धर्म की बातें उन्होंने शामिल की। आदर्शवादियों की मुख्य बात यह थी कि इसमें शिक्षक की भूमिका श्रेष्ठ थी। प्रकृतिवादी जब हमने पढ़ा तो उसमें बालक की भूमिका श्रेष्ठ थी और आदर्शवादियों में शिक्षक की भूमिका श्रेष्ठ थी। ठीक है, इसलिए आदर्शवादी क्या मानते थे कि ऐसा चरित्र बच्चों का होना चाहिए। ये किसमें विश्वास करते थे कि कैसा होना चाहिए, इसलिए जो ये मूल्य लेते थे वो सत्य, मूल्य, विचार, इन चीजों के आधार पर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते थे। इनका आधार ये रखा था इन्होंने। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यथार्थवाद।
यथार्थवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियलिज्म। क्या बोलते हैं? रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म। रियल का मतलब आप सभी जानते हैं, वास्तव में। ठीक है, इज्म का मतलब मैं आप लोगों को बता ही चुकी, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद में और प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में कि किसी सिद्धांत या वाद को क्या कहते हैं? इज्म कहते हैं। किसी भी सिद्धांत या वाद को क्या कहते हैं? इज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रियलिज्म शब्द है ये कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के रीस शब्द से आया है। कौन से शब्द से? ग्रीक भाषा के रीस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है वास्तव। जिसका अर्थ क्या होता है? वास्तव। रियलिज्म, रियल यानी वास्तव, इज्म यानी किसी भी सिद्धांत या बात को कहते हैं। यानी वास्तव के मतलब यथार्थवाद या वास्तव में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो किसमें आते हैं? यथार्थवाद में। ये रियलिज्म शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के रिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वास्तव। ठीक है, यथार्थवादी का एक नारा था, इनका एक स्लोगन था, शब्द नहीं वस्तु महत्वपूर्ण है। शब्द नहीं वस्तु महत्वपूर्ण है। क्या नारा था? शब्द नहीं वस्तु महत्वपूर्ण है। यानी कि ये सिर्फ दिए हुए ज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे। यथार्थवादी क्या मानते थे? कि जो वास्तव में देखा जाता है, यानी कि मान लीजिए यथार्थवादी क्या मानते हैं कि जो वास्तव में चीजें देखी जाती हैं उन्हीं का ये ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाता है। अभी मान लीजिए आपके सामने ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, या ये डस्टर है, या ये मार्कर है, तो ये क्या है? ये वास्तव में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और जब आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आप लोग ये मानेंगे कि हाँ ये जो है ये मार्कर है, ये डस्टर है, ये ब्लैक बोर्ड है। क्यों मानेंगे? क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो इसमें इनबिल्ड है। ये लिखने का काम आता है, तो इसका क्या है? इसका पर्पस आप लोगों को पता है कि क्यों है। ब्लैक बोर्ड का आपको पता है कि ये किस काम आएगा, तो यानी कि ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसी के अंदर इनबिल्ड है। जो चीज आप वास्तव में आंखों से देख रहे हैं उसे तो मानेंगे ना, हाँ मैंने ये देखा है और ये वास्तव में है। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियों ने उसे प्रत्यक्ष रूप से जाना है। तो यथार्थवादी क्या कहते हैं कि जो चीज प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में देखी जाती है, यथार्थवादी उस पर विश्वास करते हैं। यथार्थवादी अमूर्त विषयों पर कभी भी विश्वास नहीं करते। अमूर्त विषय यानी जो चीजें दिखाई नहीं देती हो, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान आपको दिखाई देता है, आपकी आत्मा आपको दिखाई देती है, ईश्वर आपको दिखाई देता है? नहीं देता ना। तो वो क्या कहता है कि ये सब चीजें बेकार है, और जो वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो देखा जा सकता हो, है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो वाली चीज यथार्थवादी मानते हैं। ठीक है, तो यथार्थवादी शब्द नहीं वस्तु महत्वपूर्ण है पर विश्वास करते हैं। इसलिए ये अपने पाठ्यक्रम को क्या करते हैं? ये अपने पाठ्यक्रम को बहुत विस्तृत बनाते हैं। कैसा विस्तृत? कि जो वास्तव में अभी व्यवहारिक ज्ञान में चल रहा हो, अभी जो वास्तव में समाज में जो नई तकनीकें आ रही हैं, जो भी नई चीजें या नई तकनीक या नई प्रवृत्तियां, जो भी ट्रेंड चल रहा है, उस चीज को ये क्या करते हैं? अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए ये यथार्थवादी जो हैं वो पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने पर विश्वास करते हैं, और ऐसा पाठ्यक्रम हो जो बच्चे के व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन ला सके, व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है, आज यदि आपको किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जाए, ठीक है, मान लीजिए हर बच्चा तो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं होता, या हर बच्चे का दिमाग जो है वो पढ़ाई में चल जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। किसी का होता है कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, बट कोई अगर है ना उद्योग लगाया जाए छोटा, जैसे महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा थी उसमें हस्तकला और ये सारी चीजें शामिल की जाती थी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपना जीविकोपार्जन करके अपना जीवन तो व्यतीत कर सके। तो यथार्थवादी क्या कहते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में ऐसे विषय भी शामिल किए जाने चाहिए
जिनसे व्यक्ति जो है या बालक जो है वो अपने व्यवहारिक जीवन को सीख सके और व्यवहारिक जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनका अच्छे से समाधान कर सके। ठीक है, तो यथार्थवादी क्या मानते हैं कि शब्द नहीं वस्तु महत्वपूर्ण है। यथार्थवादी क्या कहते हैं कि बच्चे को जो है बालक को उसकी रुचि के अनुसार उसको विषय लेने के लिए बालक को रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करना चाहिए। यथार्थवादी क्या मानते हैं कि बालक को जो है उसकी रुचि के अनुसार विषय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस विषय में आपकी रुचि अधिक होगी, जिस विषय में आपको इंटरेस्ट आएगा, आप वही तो बार बार पढ़ते हो। आपको अभी भी अगर आपका सिलेबस होगा उसमें से जिस सब्जेक्ट पर आपको अच्छा इंटरेस्ट आता होगा उस सब्जेक्ट को तो आप किसी भी मूड में पढ़ लेंगे। तो यथार्थवादी क्या कहते हैं कि बालक को उसकी रुचि के अनुसार विषय का चयन करना चाहिए, और एक विषय नहीं, क्योंकि एक विषय से ही तो आप अपना जीविकोपार्जन नहीं कर सकते ना, तो एक से अधिक विषय लेने चाहिए ताकि उनमें अंतर संबंध हो सके। ठीक है, और यथार्थवादी क्या कहते हैं कि जब बच्चा अपनी रुचि के अनुसार विषय लेता है, उसका चुनाव करता है, तो उसमें कौन शामिल होना चाहिए? उसमें जो मार्गदर्शक होते हैं जैसे टीचर्स हैं, उनके माता पिता हैं। आप लोगों को भी तो जब आपने 10th की होगी उसके बाद आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके लिए या तो आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको गाइड किया होगा कि आपको जो है आपका फ्यूचर इस चीज़ में, क्योंकि टीचर जो है वो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से समझता है, वो ये जान सकता है कि बच्चे में किस चीज़ की प्रतिभा अधिक है। तो टीचर्स और माता पिता दोनों को मिलकर बच्चे का मार्गदर्शन करना चाहिए कि उनको किस विषय का चुनाव करना चाहिए अपने भावी जीवन के लिए। ठीक है, अब यथार्थवादियों ने अपने पाठ्यक्रम में किन किन शिक्षण विधियों का चयन किया, वो शिक्षण विधि अपन पढ़ते हैं। तो वो शिक्षण विधियां कौन सी थी? भ्रमण विधि, निरीक्षण विधि और आगमन विधि। कौन कौन सी शिक्षण विधियां ली इन्होंने? भ्रमण विधि, निरीक्षण विधि, और आगमन विधि। इन विषयों को उन्होंने क्या किया? शामिल किया। भ्रमण विधि मैंने आपको जब प्रकृतिवाद पढ़ाया था तभी बता दिया था कि बालक जो है किसी भी प्राकृतिक स्थल या घटना को जाके जब स्वयं निरीक्षण करता है या स्वयं अपना अवलोकन करता है और अपने अनुभव के द्वारा उसको वो करता है तो वो क्या कहलाती है? भ्रमण विधि। निरीक्षण विधि जब आप स्वयं अवलोकन करते हैं वो निरीक्षण विधि होती है। आगमन विधि जब आपको जो है कि पहले विशिष्ट कठिन चीजें सिखाई जाए और कठिन से सरल चीजों की ओर लाया जाए तो वो क्या कहलाती है? यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी होती है? आगमन विधि होती है। तो यथार्थवादियों ने अपनी शिक्षण विधियों में भ्रमण विधि, निरीक्षण विधि और आगमन विधि को जो है शामिल किया। अब इसके बाद आती है कि पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल किया गया। जो मेन आपका टॉपिक चल रहा है कि पाठ्यक्रम में जो है ये वो यथार्थवादियों ने किन विषयों को शामिल किया, तो वो आते हैं विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र। अब आते हैं पाठ्यक्रम के विषय। ठीक है, पाठ्यक्रम के विषय में इन्होंने किस किस को शामिल किया? विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और नक्षत्र। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, नक्षत्र, इन विषयों को इन्होंने क्या किया? पाठ्यक्रम में शामिल किया। किन विषयों को जो है
यथार्थवादियों ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया, अपन वो चीज भी समझ लेते हैं कि किन विषयों को इन्होंने जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया था। कला, संगीत, नृत्य और समाजशास्त्र। ठीक है, तो इन विषयों को तो क्या किया इन्होंने, शामिल किया, और इन विषयों को क्या किया, शामिल नहीं किया, यानी कि इन विषयों को क्या माना, गौण माना। क्योंकि यथार्थवादी किस पर विश्वास करते थे कि जो चीज प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है, जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है इंद्रियों द्वारा, उसी पर वो विश्वास करते थे। आपको जो चीज दिखाई देगी आप उसी पर तो विश्वास करेंगे ना। तो यथार्थवादी भी इसी सिद्धांत पर आधारित थे, इसलिए कहते थे शब्द नहीं वस्तु महत्वपूर्ण है। इन्होंने 3 शिक्षण विधियां ली थी, निरीक्षण विधि, भ्रमण विधि और आगमन विधि। ठीक है, किन विषयों को शामिल किया वो चीज आपके आ गई। अब अपन आगे चलते हैं प्रयोजनवाद पर। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रैग्मेटिज्म जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से। रियलिज्म की भी कहाँ से हुई थी, ग्रीक भाषा से हुई थी। ठीक है, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, प्रैग्मा प्लस इज्म। ठीक है, प्रैग्मा प्लस इज्म। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यदि हम जाने तो इसका अर्थ होता है किया गया कार्य, व्यवसाय, किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। प्रैग्मा शब्द जो है इसमें जो ये ए है, ठीक है, ये जो है ये आपके किसको बता रहा है, एक्टिव को। ठीक है, आप जो भी एक्टिवनेस करते हैं, एक्टिवनेस यानी आप में क्रियाशीलता होगी। एक्टिव होंगे तो आप क्या करेंगे, किसी भी चीज की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या बना, प्रैग्मेटिज्म। क्या बना, प्रैग्मेटिज्म। ये प्रैग्मेटिज्म शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है किसी भी कार्य को प्रभावपूर्ण रूप से करना या किसी व्यवसाय से होता है। कुछ लोग इसे व्यवहारवादी भी मानते हैं, कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, व्यवहारवादी भी मानते हैं, व्यवहारिक रूप में भी इसको लेते हैं। मुख्य अर्थ ये है किया गया कार्य या प्रभावपूर्ण कार्य, और कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, व्यवहारिक भी मानते हैं। ठीक है, व्यवहारिक क्यों मानते हैं, आपकी व्यवहारिकता जो है वो कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, आपके दिमाग से। आप जो भी कुछ कार्य करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो व्यवहारिकता कहाँ से आई, आपकी बुद्धि से, आपके ज्ञान से। ठीक है, तो प्रयोजनवादी क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे व्यवहारिक मानते हैं, तो व्यवहारिक का मतलब है कि व्यवहारिकता हमारे कहाँ से आती है, बुद्धि से उत्पन्न होती है। यानी कि आप में वो गुण है कि आप प्रभावशाली
बन सकते हैं, किसी भी कार्य को जो है प्रभावशाली ढंग से करने की क्षमता आप में रखते हैं। क्योंकि अ का मतलब क्या बताया मैंने, एक्टिव, पी का मतलब क्या बताया, प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस से क्या बना, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसलिए इसे व्यवहारिक भी मानी जाती है। व्यवहारिकता कहाँ से आती है, व्यवहारिकता आती है आपके, व्यवहारिकता जो आती है वो आपके किससे आती है, बुद्धि से आती है, ठीक है। अब इसके अगर हम प्रतिपादक को देखें, इसके प्रतिपादक कौन थे, मतलब प्रयोजनवाद के प्रतिपादक कौन थे, जॉन डीवी, ठीक है, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, विलियम जेम्स और शिलर, ये तो इसके प्रतिपादक है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि प्रयोजनवाद के जनक किन्हें कहा जाता है, व्हाट इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, तो नाम एक और आता है चार्ल्स पियर्स का। इसके प्रयोजनवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, फादर ऑफ द प्रैग्मेटिज्म कौन कहे जाते हैं, चार्ल्स पियर्स, चार्ल्स पियर्स, ठीक है। चार्ल्स पियर्स ने क्या किया कि प्रयोजनवाद को सिर्फ जन्म दिया, ठीक है, जन्म देने के बाद ये भूल गए। इसके बाद जो प्रयोजनवाद पर सबसे ज्यादा काम किया, प्रयोजनवाद को सबके सामने लेके आए, वो कौन थे, जिनका नाम था जॉन डीवी और विलियम जेम्स, जिन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा काम किया, वो कौन थे, जॉन डीवी और विलियम जेम्स थे। अब अपन बात करते हैं कि ये जो प्रयोजनवादी थे, इन्होंने अपने पाठ्यक्रम का आधार क्या रखा या पाठ्यक्रम को किस हिसाब से लागू किया। तो पाठ्यक्रम का आधार क्या रखा, उस चीज के लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, ठीक है। वो सिद्धांत अपन पढ़ते हैं। तो प्रयोजनवादियों ने कहा, पाठ्यक्रम का आधार बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि इन्होंने क्या रखा, पाठ्यक्रम का आधार में इन्होंने सबसे पहली जो बात रखी वो क्या रखी कि वो उपयोगी होना चाहिए और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। प्रयोजनवादी कहते थे कि जो पाठ्यक्रम है वो इस हिसाब से बनाया जाए। पहली बात तो ये कि प्रयोजनवाद में शिक्षक की अपेक्षा प्रयोजनवादी बालक को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देते थे, ठीक है, बालक की जो भूमिका थी वो ज्यादा थी। प्रयोजनवादी ये कहते थे कि जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है वो इस हिसाब से बनाया जाए कि वो बालक के लिए उपयोगी हो, वो उसे उपयोगी समृद्धशाली बना सकता हो, ठीक है। प्रयोजनवादी क्या कहते थे कि जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा बनाया जाना चाहिए बालक के लिए उत्तम, उपयोगी और समृद्धशाली बनाने के लायक हो। इसलिए वो पाठ्यक्रम का आधार क्या रखते थे, उपयोगिता और अनुभव को रखते थे। जैसे मान लीजिए कि एक बॉटल है पानी की, अगर वो फूट जाए, ठीक है, अगर वो फूट जाए तो उसमें पानी रिसने लगेगा। जब तक वो फूटी हुई नहीं थी तो आपके वो क्या काम आ रही थी, पानी पीने के काम आ रही थी। देन जब वो फूट गई तो क्या हुआ, यूजलेस हो गई, आप लोगों ने उसको रख दिया। तो प्रयोजनवादी ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वो ऐसा नहीं है कि आज ले लिया और कल वो बेकार हो गया। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो उनको समृद्धशाली बना सके, जो उनके जीवन बनाने के लिए, व्यवहारिक जीवन बनाने के लिए उपयोगी है। इसलिए पाठ्यक्रम का आधार क्या होना चाहिए, उपयोगिता, समृद्धशालिता और अनुभव पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम का दूसरा आधार इन्होंने लिया क्रिया। क्या लिया, क्रिया। क्रिया को हम क्रियाशीलता भी बोल सकते हैं, क्रिया बोलो, क्रियाशीलता बोलो। या प्रयोग बोलो, एक ही बात है, ठीक है। प्रयोजनवादियों ने अपने पाठ्यक्रम का दूसरा आधार क्या लिया,
कि पाठ्यक्रम जो है वो क्रिया पर आधारित होना चाहिए। क्रिया पर आधारित कैसे होना चाहिए? क्योंकि प्रयोजनवादी ये मानते थे कि जो सत्य है वो परिवर्तनशील है। सत्य परिवर्तनशील कैसे है? क्रिया पर आधारित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या मानते थे कि सत्य परिवर्तनशील है। एग्जाम्पल से आप लोग समझे कि ये मेरे पास दूध है, ठीक है। दूध की आपने क्रिया की तो क्या बन गया? दही बना दिया, ठीक है। दही से फिर आपने क्रिया की तो क्या बना दिया? मक्खन बना दिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि सत्य परिवर्तनशील है और क्रिया पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो वो कैसे होना चाहिए वो समझे। दूध से आपने क्या किया? दही बना दिया। दही से आपने क्या बना दिया? मक्खन बना दिया। अब आप मक्खन से भी कुछ बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना। दूध से आपने दही बनाया, दही को परिवर्तित करके मक्खन बनाया, मक्खन को परिवर्तित करके घी बनाया। यदि ये प्रयोजनवादियों के अर्थ में देखा जाए तो ये परिवर्तनशील है। यानी कि एक दूध से आप कितने परिवर्तन कर रहे हैं, कितनी क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरे बात के अकॉर्डिंग देखें तो दूध एक अलग चीज है, दही एक अलग चीज है, मक्खन एक अलग चीज है और घी एक अलग चीज है। लेकिन प्रयोजनवादी क्या कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील है और क्रियाशील है। यानी कि आपने दूध की क्रिया करके क्या क्या बना लिया वो चीज आपको समझ में आ गई। इसलिए वो क्या कहते हैं कि बालक को जो भी कार्य किया जाए वो सक्रिय होकर किया जाए ताकि वो उसके उपयोग में आ सके। क्रियाशील हो, बालक जो है उसे सक्रिय होकर सीखे ताकि वो उसके उपयोग में आ सके, ठीक है। प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम का जो तीसरा आधार रखा, पाठ्यक्रम का जो तीसरा आधार रखा तीसरा आधार क्या लिया? पाठ्यक्रम बालक की रुचि के अनुसार हो। पाठ्यक्रम कैसा हो? बालक की रुचि के अनुसार हो। ये चीज तो आपको खुद ही समझ में आ रही है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रुचि के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसका पीछे उद्देश्य क्या है? स्वाभाविक क्रियाओं का विकास हो सके, स्वाभाविक क्रिया का विकास हो सके। ठीक है। पाठ्यक्रम का तीसरा आधार इन्होंने क्या रखा? पहला क्या रखा? उपयोगी, अनुभव आधारित और संपत्तिशाली बना सके। किसको? बालक को, ठीक है, बालक के लिए उपयोगी। दूसरा आधार इन्होंने क्या रखा? क्रियाशीलता या क्रिया, क्रिया बोलो, क्रियाशीलता बोलो, उपयोग बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तीसरा आधार क्या रखा? पाठ्यक्रम बालक की रुचि के अनुसार होना चाहिए। चौथा इन्होंने क्या आधार रखा कि जो ये उपयोगिता है, क्रिया है, रुचि है, ये अंतर संबंधित होना चाहिए। उपयोगिता क्रियाशीलता और रुचि, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? ये तीनों चीजें अंतर संबंधित होनी चाहिए। तभी पाठ्यक्रम का आधार बन सकता है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो आधार लिए इन्हीं के आधार पर विषय को किया। क्यों? क्योंकि ये क्या मानते थे? सत्य परिवर्तनशील है, इसलिए ये किसी भी विषय विशेष को महत्व नहीं देते थे पाठ्यक्रम में। जैसे कि आपने किसी में पढ़ा कि संगीत को महत्व दिया, किसी में पढ़ा विज्ञान को महत्व दिया, किसी में पढ़ा रसायन शास्त्र को दिया, कला को दिया, साहित्य को दिया। लेकिन ये क्या मानते थे प्रयोजनवादी? ये किसी एक
विषय विशेष में विश्वास नहीं करते थे। ये कहते थे सत्य परिवर्तनशील है और समाज की आवश्यकताएं निरंतर परिवर्तित होती रहती है, तो समाज की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम के निर्धारण के पीछे आधार ये होने चाहिए। इसी के आधार पर इन्होंने पाठ्यक्रम के लिए निर्माण के लिए यही सिद्धांत यूज किए, उपयोगिता का नियम, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, जो आप लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने किसी एक विषय विशेष को महत्व नहीं दिया, तो इसलिए आप लोग इसके पाठ्यक्रम में क्या लिखेंगे, यही आधार लिख के आधार के बाद इन्होंने जो सिद्धांत लिए कि इन आधार के आधार पर इन्होंने इन सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम को माना और ये सत्य परिवर्तनशील है, इस बात को मानते हुए किसी भी विषय विशेष पर ध्यान नहीं देते थे या किसी भी विषय विशेष को महत्व नहीं देते थे। ठीक है, शिक्षण विधियों की यदि हम बात करें, प्रयोजनवादियों की जो शिक्षण विधियां थी, शिक्षण विधि, तो पहली बात तो ये शिक्षण विधि में कहते थे कि जो भी नवीन मनोवैज्ञानिक नियम आए उनको शिक्षण विधि में शामिल करना चाहिए। तो पहली बात ये क्या कहते थे, नवीन मनोवैज्ञानिक नियमों को शामिल करना चाहिए। दूसरा, ये जो अपने शिक्षण विधि मानते थे उनमें ये अपनी जो शिक्षण विधि थी वो इनकी थी योजना विधि। योजना विधि क्या होती है कि इसमें जो टीचर्स होते हैं वो एक समस्या स्टूडेंट को देते हैं, अधिगमकर्ता को देते हैं, अधिगमकर्ता खुद अपने अनुसार एक योजना का निर्माण करता है और उस योजना के अनुसार उस कार्य को पूरा करता है। ठीक है, तो टीचर का काम क्या हुआ, समस्या चुनना, और अधिगमकर्ता का या स्टूडेंट का काम क्या हुआ कि उस समस्या के लिए स्वयं योजना बनाना और योजना के अनुरूप कार्य करना। तो योजना विधि को आप क्या कह सकते हैं, समस्या समाधान विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, इनके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़े, शिक्षण विधियां पढ़ी, जो आपका सेकंड टॉपिक था और वो आज कंप्लीट होता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, ताकि आपका जो मैटर है वो पूरा एक साथ आपको मिल सके। थैंक यू।